मतलब नरेश, आपको लगता है दरअसल कि कोई ना कोई फेस सेविंग है, लेकिन शायद अभी कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि अतुल इस सवाल का जवाब दे कि इस वक्त जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उसकी हालत बहुत बुरी है। मतलब अगर आप इंडिया के सेंसेक्स को देखें तो 11.5% नीचे गया है, डाउ जोन्स 7.5%, निकेई 11.8%, डैक्स 12.1%, सांघाई 5.8%, सीएसई 49.9%। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि वहां जो 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 गैलन है पर गैलन वो $4 के ऊपर निकल गया है, और उसकी वजह से उसका कैस्केडिंग इफेक्ट वहां पे दिखाई पड़ रहा है। जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो खाने वाले हैं, वो अब सरचार्ज वसूलने लगे हैं, और उसकी वजह से एक एक बेचैनी वहां मच रही। क्या ट्रंप ये अफोर्ड कर सकते हैं लंबे समय तक? नहीं आशुतोष, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बल्कि आपने वीकेंड में अगर देखा, जो प्रोटेस्ट हुए हैं यूएस के अंदर, ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट रहे। नो किंग करके कुछ इस तरह का कुछ स्लोगन आया जी, था। नो किंग्स। तो आप ये देखें कि ये अब स्टार्ट हो गया है इंटरनल प्रोटेस्ट, और उसकी वजह कुछ तो महंगाई वगैरह है, साथ में और भी फैक्टर्स हैं जो डेमोक्रेट पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं, वो सब जुड़ गए हैं अब एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट के अंदर। आपको याद होगा जब वियतनाम वॉर कैसे खत्म हुई थी, वो जब एंटी वॉर प्रोटेस्ट रियली शुरू हो गए थे बड़े पैमाने पे, क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट किया था, लोगों को फौज में भर्ती किया था, यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू हुए, और फाइनली वो बिल्कुल बिल्डअप हुए। तो उस बिल्डअप जब होता है, तब डोमेस्टिकली किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत मुश्किल है ज़्यादा देर तक रुकना। तो मुझे लगता है जो आपने बातें की हैं महंगाई वगैरह सबको लेके, स्टॉक मार्केट के एक तरह से जो है क्रैश तो नहीं कहेंगे या बुरी हालत कहेंगे, ये एक तरह से एक वो डायनेमिक शुरू हो गया है इंटरनल प्रोटेस्ट का, और ये बढ़ेगा जितना देर तक ये लास्ट करता है ये युद्ध, ये डायनेमिक और तेज होगा और प्रोटेस्ट बढ़ेंगे। और ये फाइनली कहाँ कल्मिनेट होगा? ये कल्मिनेट होगा जब इनके मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, और जिसमें अगर यही स्थिति रही, मुझे नहीं लगता ये स्थिति रह सकती है, लेकिन अगर रही, इस तरह से नेगेटिविटी आती रही, तो ट्रंप फिर मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएंगे। अगर वो सेनेट और कांग्रेस दोनों हार गए मिड टर्म इलेक्शंस में, देन ही इज ए लेम डक प्रेसिडेंट। और बल्कि जिन लोगों को इसने नाराज किया होगा ट्रंप ने, जैसे इजरायली लॉबी वगैरह, ये देखिए वो बड़े ट्रांसनेशनल लोग हैं, दे विल लुक फॉर अ सब्स्टिट्यूट। तो उनकी प्रेसिडेंशियल लॉन्जेविटी है वो खतरे में पड़ जाती है अगर ये लंबा खींचे। लेकिन उसके संकेत हमें अब से ही नजर आ रहे हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर। तो इसलिए मैं ओरिजिनल बात पे आता हूँ कि हमें एक तरफ से वो भी सोचने की जरूरत है कि रेजिम चेंज कहाँ होगा, ईरान में कि यूएस में? ईरान में या यूएस में? ऑलरेडी बल्कि वहां पे इंटरनल एक डिबेट शुरू हो गई कि 2028 मार्को रूबियो होंगे जो क्लोजली अलाइंड है ट्रंप के साथ, या फिर वांस जो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है। ये डिबेट चल रही है इस वक्त कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पूरी तरीके से जुड़ने से राजनीतिक तौर पर फायदा होने वाला है, या उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन करने से फायदा होने वाला। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यह कि जो पाम बीच डिस्ट्रिक्ट है वहां भी रिपब्लिकन्स हार गए हैं, जो दरअसल ट्रंप का अपना घर है मारो-लागो, जहां पे वहां पे वो हार गए। तो और ये भी कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन्स और जो बैटल ग्राउंड स्टेट में जो 29 इलेक्शन हुए सारे के सारे रिपब्लिकन्स हार गए। तो अतुल, मेरा सवाल है कि अगर उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो क्या ट्रंप क्यों ना कोई बहाना करके वहां से निकल लें, क्यों ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड करें, और जिसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत होगी, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वही मैं आपसे कह रहा था आशुतोष कि सारी बैड ऑप्शंस हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड इज द वर्स्ट, क्योंकि बॉडी बैग्स आएंगे और उसके लिए जो एक मनोबल एक तरह से पूरे देश का जो इफेक्ट होता है। ऑलरेडी हमने देखा वो अब्राहम लिंकन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, डूबा तो नहीं लेकिन डिसेबल हो गया, और ट्रंप ने खुद एडमिट किया हुआ है कि इतनी तरफ से वहां से मिसाइल अटैक हुई कि वी हैड टू कट एंड रन। तो एक तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर जब ऐसे हिलता है, उसका मनोबल फौज के अंदर तो खासकर ज्यादा होता है। फिर जो जनरल पब्लिक के अंदर डिसइल्यूजनमेंट आती है, वो एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इस स्थिति में अब ट्रंप को कैलकुलेट करना है, अच्छा बॉडी बैग्स नहीं चाहिए, ओके, फिर मेरे पास दूसरा क्या है? दूसरा जो आएगा कट एंड रन, अफगान स्टाइल, रातों रात बंद किया, अब स्टेट, अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, मतलब अब आपको जो करना है ब्रिटेन को या फ्रांस को हॉर्मुज के बारे में, अब आप करो अपने से। वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आपने इजराइल को और जूइश लॉबी को बहुत बुरी तरह से नाराज किया कट एंड रन में,
क्या आप सरवाइव कर सकते हो? क्योंकि उस लॉबी का जो असर है ना, वो मीडिया से लेके स्टॉक मार्केट, मेडिसिन, हर जगह पे फैले हुए हैं। कल्चर, म्यूजिक, हर जगह पे जूइश लॉबी का बहुत बड़ी पकड़ है अमेरिका की। तो ठीक है, यू वांट टू टेक दैट रिस्क, यू टेक इट, लेकिन और विकल्प कुछ है नहीं। एक लेकिन आशुतोष, मैं जरा सी बात करना चाहूंगा जो नरेश जी से बात से जुड़ी हुई है। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड जो नॉर्मल होता है ना, एयरबोर्न ऑपरेशन, अब नॉर्मैंडी की बात करते हैं हम, बड़ा वर्ल्ड वॉर 2 का बड़ा ऑपरेशन था। हुआ क्या, 50 मील की कोस्ट लाइन थी, 1,60,000 ट्रूप नीचे गया था, फिर भी सफल नहीं हुआ। ये 50 मील की कोस्ट लाइन है, पीछे पहाड़ियां हैं, डगन है। तो यहाँ पर तो मुझे आप 10,000 ट्रूप्स भी ले जाएं, तब भी उसका एक तरह से डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हो सकती, और फिर फंस जाओगे। एग्जिट कैसे करोगे उस जगह से, क्योंकि टापू के अंदर हो। आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड विद यू। एक जो ट्रीटी हुई है ना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, मुझे उस पर अब नजर आती है कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड लाना है तो एक बॉर्डर खुला हुआ है, वो अगर आप पाकिस्तान का बॉर्डर जाहेदान की तरफ से लाते हैं, चाबहार के ऊपर से, तब बूट्स ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान कैन प्रोवाइड। और ये जो पूरा किया गया था, मतलब दिस इज समथिंग स्टिल स्पेकुलेशन, कि भाई आपने पहले ट्वीट किया था शहबाज शरीफ ने कि हम मीडिएशन करना चाहते हैं, जैसे ही ट्वीट किया इमीडिएटली ट्रम्प ने रिट्वीट कर दिया। तो ये ट्वीट ऑन कॉल थी, और उसके बाद पाकिस्तान आ गया और बाकी टर्क्स वगैरह आ गए। ईरानियंस कहीं नहीं है, बल्कि ईरानियन, वो मैं इनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, मरांडी जो उनके प्रोफेसर है तेहरान यूनिवर्सिटी के, वो तो कह रहे हैं, मतलब आई वाज शॉक्ड, ही सेज वी नो पाकिस्तानी गेम, कि आप आपने साउदीज ने और एक थर्ड कंट्री का नाम लिया, आपने तो एनकरेज किया अमेरिकन और इजरायलीज को हमें अटैक करने के लिए। सो इरानियंस नो द गेम, दे आर नॉट इन द पिक्चर। तो मुझे लगता है कि वो ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, बूट्स ऑन द ग्राउंड बहुत रिस्की होगा वो भी, कि अगर पाकिस्तान से ट्रूप्स आते हैं, और अगर पाकिस्तान से ट्रूप्स आते हैं, ये एक सिनेरियो मैं एक ईरानियन टीवी पे देख रहा था, कि अगर वो पाकिस्तान से आते हैं तो फिर तो पाकिस्तान एक दुश्मन बन गया ईरान का। ईरानियन स्ट्राइक्स होंगी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान फौज के अंदर 30% शिया सोल्जर्स हैं। हम देखते हैं ना नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वगैरह, जो हमारे स्कार्डू वार्डू, गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह में सब शिया है। तो उस केस में पाकिस्तान के अंदर भी रिवोल्ट हो सकता है, मिलिट्री के अंदर। इट्स ऑल्सो बैड सिनेरियो, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। प्योर अमेरिकन लैंडिंग इम्पॉसिबल, मास नहीं है, क्रिटिकल मास नहीं बनेगा। क्रिटिकल मास करने के लिए कौन है? एक बॉर्डर खुलता है, वो पाकिस्तान है। लेकिन अगर वो होता है, फिर एक नया डायनेमिक शुरू होता है, जिसमें शायद इंडिया भी फिर ड्रैग हो सकता है। वो ईरान अटैक करेगा अगर पाकिस्तान को, व्हाट विल इंडिया डू? बल्कि फिर तो एक सवाल और आता है, फिर एक और सवाल आता है कि ये जो ईरानियन इतने हमारे लिए मेहरबान हुए हैं कि भाई आपने कंडेम नहीं किया खामेनी की किलिंग को, ठीक है, जहाज एक डुबाया टॉर्पिडो करके, एक ईरानियन वॉरशिप अमेरिकन ने, हम उसको भी कंडेम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन जहाज आ रहे हैं। क्या ये ईरानियन लॉन्ग टर्म थिंकिंग है कि भी एक वक्त हो सकता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में है, तो इंडिया को हम नाराज नहीं कर सकते? पॉसिबल सिनेरियो है, क्योंकि ईरानियंस थिंक लॉन्ग। तो ये मुझे लगता है कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात आती है तो थोड़ा थिएटर ब्रॉडन होता है, और मिडिल ईस्ट से हम थोड़ा साउथ एशिया की तरफ आते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.